धन इकट्ठा किया जा सके। शेयर जारी करेंगे, लोग खरीदेंगे तो पैसा आएगा मेरे पास और हम अपना संसाधन को और गेन करेंगे, और जो हमें प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट उनको भी देंगे कि आप जाओ और पूरब के व्यापार आपका है, आप ही कमाओ, और उसमें से हमको टैक्स देते रहना, क्योंकि सरकार को फायदा होगा टैक्स से। समझ आ रहा बात? इसलिए सरकार का समर्थन प्राप्त होता था ऐसी कंपनियों को। पिछली क्लास में हमने बताया कि यूरोपीय कंपनियों से क्या तात्पर्य है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का स्वरूप क्या था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या थी, और इन सब कंपनियों को चार्टर्ड कंपनी क्यों कहा जाता था। अब ये प्रश्न को हम समझने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर वो प्रश्न लिखा गया है, ऊपर आप देख सकते हैं, तो आप अच्छे से प्रश्न को लिख लीजिएगा या देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम समझते हैं। देखिए, उस समय कंपनियां दो तरह की होती थी, दो तरीके से स्थापित होती थी। एक सरकार के द्वारा स्थापित होती थी और एक स्वतंत्र व्यापारियों के द्वारा स्थापित होता था। अब जो स्वतंत्र व्यापारियों के द्वारा स्थापित होता है उसको प्राइवेट कंपनी कहा गया, और जो सरकार के द्वारा स्थापित हुआ वो सरकारी कंपनी कहा गया। सरकारी कंपनी के उदाहरण की बात करें तो फ्रेंच और पुर्तगीज कंपनी, और प्राइवेट कंपनी के उदाहरण की बात करें तो ब्रिटिश और डच कंपनी, ठीक है। ये स्वरूप था कंपनी का। प्राइवेट कंपनियां क्या करती थी कि अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए क्या करती थी कि आपस में जो है जुड़ करके कई सारे व्यापारी आपस में मिल करके एक कंपनी का गठन करते थे। क्यों? ताकि अगर मान लेते हैं बहुत सारा आदमी मिल करके गठन करेगा तो मान लेते हैं उसमें से 10-5 आदमी हट भी जाता है बाद में, तो वो कंपनी डूबेगा नहीं, बाकी के जो लोग होंगे वो उस कंपनी को संभाल लेंगे। समझ आ रहा बात? अब इसी तरीके के प्राइवेट कंपनियों ने क्या किया कि मार्केट में शेयर जारी करने लगा, शेयर, स्टॉक, ठीक है। अब जो आदमी शेयर को खरीदता था, उस कंपनी के शेयर को खरीद लेता था, तो अगर कंपनी प्रॉफिट में जाता है तो शेयर जो खरीदा है यानी शेयर धारक, उसको भी प्रॉफिट का कुछ अंश मिल जाता था। जितना वो शेयर खरीदा है उस हिसाब से उसका परसेंटेज प्रॉफिट मिल जाता था। तो ऐसी कंपनियों को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहा गया, क्योंकि वो ज्वाइंट होकर के कंपनी बनाते थे आपस में मिल करके व्यापारी सब, और चूंकि वो स्टॉक जारी करते थे इसलिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गया। समझ आ रहा बात? अब इन प्राइवेट कंपनियों के पास ऐसा नहीं है कि सरकार से समर्थन नहीं होता, सरकार से पूरा समर्थन होता था इनको। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा समर्थन था ब्रिटेन के गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से, ठीक है। अब इन कंपनियों के पास अपना मैनेजमेंट करने का मतलब अपना प्रबंधक चुनने का अधिकार होता था, सरकार नहीं चुन सकता है, ठीक है। यानी कंपनी को मैनेज करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठते थे। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यदि आप देखिएगा तो उनका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था, ठीक है, जिसको मैनेजमेंट प्रबंधक कहा जाता था, ठीक है। और वो कौन चुनता था? शेयर धारक, जो शेयर खरीदे ना वो सब उनको चुनते थे। सोचिए, तो ये बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी बना था, पावरफुल कंपनी बना था। तो ये स्वरूप था, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ये था। अब चूंकि देखिए, इन सब कंपनियों को चार्टर्ड कंपनी क्यों कहा जाता है इसके बारे में बात समझ। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, इन कंपनियों को चार्टर्ड कंपनी क्यों कहा गया? क्योंकि देखो, चार्टर्ड कंपनी कहने का मतलब यह है कि सरकार जो है क्या करता था कि एक मतलब लिस्ट बनाता था। एक्चुअल में देखो, अगर मान लेते हैं ये यूरोप है और ये भारत है, एकदम भारत के संबंध में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये है भारत और ये है यूरोप, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एग्जांपल से समझ लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए, अब देखो भारत के हिसाब से ये क्या है, पूरब में है, ईस्ट में है, इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब चूंकि देखो ईस्ट इंडिया, ये ब्रिटिश जो कंपनी बनाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको पूरब के व्यापार का एकाधिकार था। यानी कि आप पूरब में जाओ, सरकार ने इनको एकाधिकार दिया कि आप पूरब में जाओ, मोनोपोली दिया कि पूरब में जाओ और वहाँ पर हमारा देश का कोई और कंपनी, यूरोप नहीं कर सकते, यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। तो
सरकार ये बोलता था कि आप पूर्व के देशों में जाओ और वहाँ पर हमारे देश का, मतलब अपने देश का कोई दूसरा कंपनी उस एरिया में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जाएगा तो प्रतिस्पर्धा होगा कंपनी के बीच, तो हमारे अल्टीमेटली हमारे देश का ही मुनाफा कम हो जाएगा, मुनाफा सीमित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे प्रतिस्पर्धा क्या करेगा? मुनाफा को सीमित कर देगा। इसलिए वो पूर्व के एरिया पर तुम जाओ, तुम अपना पूरा व्यापार कवर करो, पश्चिम में तुम जाओ, अलग अलग कंपनियों को भेज देते थे, अधिकार दे देते थे, मोनोपोली दे देते थे। तो इस प्रकार के कंपनी को चार्टर्ड कंपनी कहा गया, क्योंकि सरकार के द्वारा उनको एक चार्टर मिलता था, मतलब एक अधिकार पत्र मिलता था कि आप जाओ और पूर्व के व्यापार आपका है, आप ही कमाओ और उसमें से हमको टैक्स देते रहना, क्योंकि सरकार को फायदा होगा टैक्स से। समझ रहा बात? इसलिए सरकार का समर्थन प्राप्त होता था ऐसी कंपनियों को। तो इस तरीके की कंपनियों को चार्टर्ड कंपनी कहा गया। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है एक कि क्या ऐसी चार्टर्ड कंपनी जो बनाया गया था ताकि प्रतिस्पर्धा से हमारा कंपनी बच सके और मुनाफा ज्यादा हो सके, तो क्या ऐसा सही में पॉसिबल हुआ था? क्या ब्रिटिश कंपनी या जो चार्टर्ड कंपनी था वो प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो पाए थे, प्रतिस्पर्धा से या कंपटीशन से बच पाए थे? तो ऐसा नहीं है। देखिए, इसको भी समझते हैं। इसको भी पहले एक क्वेश्चन में हमने लिखा है कि क्या सरकारी चार्टर संबंधी कंपनी प्रतिस्पर्धा से मुक्त होने में सक्षम हो पाई थी? इसका जवाब है नहीं। क्यों? देखो, अब ब्रिटेन से एक कंपनी आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटेन वाला देश, ब्रिटेन जो देश है वो अपने कंपनी को बोला कि तुम पूर्व के व्यापार पर करो, हमारे देश से कोई और कंपनी नहीं जाएगा। तो यूरोप में सिर्फ ब्रिटेन नहीं ना है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, डच है। समझ रहे बात? तो वो सब कंपनियां तो जाएंगी ना वहां पर, उनका तो एक अधिकार नहीं ना था। समझ रहे बात? उन देशों पर तो कंट्रोल नहीं था ब्रिटेन का। तो वो सब कंपनियां तो जाती ही थी अदर कंट्री में, और उनके बीच आपस में कंपटीशन होता ही था। इसीलिए तो आप देखिए कर्नाटक युद्ध में ब्रिटेन और फ्रेंच कंपनी के बीच खूब युद्ध हुआ। आप देखिएगा अम्बोना नरसंहार में डच और ब्रिटिश के बीच युद्ध हो गया, पुर्तगीज के साथ युद्ध हुआ ब्रिटिश के साथ। तो सवालिया के युद्ध में देखो, या फिर हॉर्मुज बंदरगाह पर लेकर के देखो, तो ये सब क्या दर्शा रहा है? कंपटीशन ही तो दर्शा रहा है ना, प्रतिस्पर्धा दर्शा रहा है ना। तो मुक्त नहीं हो पाया है, ये कंपनियां प्रतिस्पर्धा झेली है, लेकिन इन सारे प्रतिस्पर्धा में पास होकर के, सारे कंपटीशन को क्रैक करके ब्रिटिश कंपनी अव्वल मतलब आई है कहाँ पर? भारत में खास करके। ठीक है, और डच तो वहाँ मलक्का वाले एरिया में, वहाँ पर अव्वल हो गया है ना, सबका अपना अपना एरिया फिक्स हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ है। तो 3 प्रश्न आज का हमने लिया था। पहला, एक रिवीजन के तौर पर आपको दिखाते हैं, विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के स्वरूप में क्या अंतर था? कंपनी 2 तरह की होती है, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी कंपनी सरकार के द्वारा स्थापित होता, प्राइवेट कंपनी स्वतंत्र व्यापारियों के समूह के द्वारा स्थापित किया जाता था। वो प्राइवेट कंपनियां क्या करती थी? बाजार में शेयर जारी करती थी, स्टॉक जारी करती थी, ताकि उससे और धन इकट्ठा किया जा सके। शेयर जारी करेंगे, लोग खरीदेंगे तो पैसा आएगा मेरे पास, और हम अपना संसाधन को और गेन करेंगे, और जो हमें प्रॉफिट होगा उसका कुछ % उनको भी देंगे। तो इस तरीके की कंपनी को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहा गया। और इस प्रकार की कंपनी को चार्टर्ड कंपनी भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा इनको चार्टर दिया जाता था, यानी एक अधिकार दिया जाता था कि आप इस एरिया में आपका अधिकार है, उस एरिया में आपका अधिकार है, इस तरीके से काम होता था। तो इसको चार्टर्ड कंपनी कहा गया। लेकिन ये अपने देश की कंपनियों को बचाने के लिए था कि कंपटीशन से, प्रतिस्पर्धा से बच जाए, इसलिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो पाया? क्या कोई कंपनी प्रतिस्पर्धा से मुक्त होने में सक्षम हो पाया? नहीं हुआ। ठीक है, इसका सिंपल जवाब है नहीं हुआ।